नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और स्वागत है आपका मैथ क्लासेस का रखड़ा में। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हम आगे आने वाले दिनों में जो 12th के चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और आज वो दिन है। हम लोग 12th का एक चैप्टर है, जो पहला ही चैप्टर है, संयुक्त फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि संयुक्त फलन कैसा होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसी के बारे में जानना है हमें आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्नावली 1 है जो आरबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की है। इससे जो प्रश्न आने वाले हैं अपने पास एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और एक्सरसाइज का नाम है संयुक्त फलन। एक्सरसाइज का नाम है अपने पास संयुक्त फलन। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि फलन क्या होता है, संयुक्त फलन तो बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस फलन के बारे में। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हमें इसके लिए परिभाषा लिख देनी है और फिर इसको समझना है। देखिए अच्छे से समझेंगे, हर एक परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आएगी और अभी इसी वीडियो में याद भी हो जाएगी, प्रॉमिस करता हूं। सिर्फ आपको एक हल्का सा छोटा सा काम करना है, कॉपी पेन साथ रखना है, वीडियो को देखते हुए आराम से इसको लिखते जाना है और जैसे ही वीडियो खत्म होता है जिन चीजों को लिखा हमने दोबारा से उसको लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फलन की। देखिए यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से किसी नियम के द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो प्राप्त संबंध एक फलन कहलाता है। देखिए ये मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, एक परिभाषा लिखी है, नॉर्मल सी परिभाषा जो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन अब हमें इसको समझना है कि कौन सी चीज कैसे है, क्या कैसे आएगा। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जो समझने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ध्यान में रखना है। एक तो ये वाला कि प्रत्येक अवयव, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है अद्वितीय अवयव, बस इन दोनों को ध्यान में रखें, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब क्या कि ए का तो प्रत्येक अवयव और बी का क्या, अद्वितीय अवयव। बी का अद्वितीय अवयव का मतलब भी समझेंगे, लेकिन इसका एक अच्छे से हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। फिर इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। पहले देखिए ए के लिए क्या शॉर्ट के इसकी परिभाषा देखेंगे तो ए का क्या है, प्रत्येक अवयव। ए का क्या, प्रत्येक अवयव। बी की बात करते हैं हम लोग, बी का क्या है, अद्वितीय अवयव। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया कि ए का प्रत्येक अवयव, बी का अद्वितीय अवयव आपस में संबंध हो, किसके द्वारा, एक नियम के द्वारा संबंध हो, तो प्राप्त प्रतिचित्र या संबंध एक क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। देखिए दोबारा से देखना, अपने को क्या देखना है कि ये एक अपने पास क्या भैया समुच्चय ए है, ये वाला समुच्चय बी है, इसका प्रत्येक अवयव, इसका अद्वितीय अवयव और आपस में संबंध हो, लेकिन किसके द्वारा, एक नियम के द्वारा। तो प्राप्त संबंध या प्राप्त प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, एक फलन कहलाता है। यही इसकी क्या है कि परिभाषा है। देखिए 1 मिनट के लिए दोबारा से देखिए, आपको अभी तुरंत ही याद हो जाएगी। मैंने बताया ये एक समुच्चय ए है, ये दूसरा समुच्चय बी है, इसका प्रत्येक अवयव और इसका अद्वितीय अवयव एक दूसरे से संबंध हो और किसके द्वारा संबंध हो, एक नियम के द्वारा संबंधित हो, तो प्राप्त संबंध क्या कहलाता है, एक फलन कहलाता है। अब इन वर्डों को देखते हैं कि प्रत्येक और अद्वितीय का मतलब क्या हो गया। देखिए प्रत्येक का मतलब हो गया कि ये ले लिया हमने समुच्चय ए, ले लिया समुच्चय, इनका एग्जांपल भी लेंगे देखिए, तब अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने ले लिया समुच्चय बी ले लिया। मान लो इसमें अवयव है ए बी सी और डी, इसमें जो अवयव है 1 2 3 और 4, इसमें 4 अवयव ले लिए मैंने, ठीक है। तो हमें देखना यह है कि
ये देख लो, मान लो कि ये इससे संबंधित है और इसको मैंने इससे संबंधित कर दिया, इसको मैंने इससे संबंधित कर दिया, इसको मैंने इससे संबंधित कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या एफ ए टू बी एक संबंध है? क्या एफ ए टू बी क्या एक संबंध है? ये एक संबंध है। क्यों है भैया? मैंने हाँ कैसे कर दिया इसके लिए? देखिए कंडीशन क्या थी अपने पास, सिर्फ दो ही कंडीशन है कि समुच्चय ए का तो प्रत्येक अवयव काम में आना चाहिए, प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए। तो समुच्चय में चारों अवयव थे, चारों के चारों अवयव देखिए काम में आ रहे हैं। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि अद्वितीय अवयव किसका भैया? बी का। तो बी का अद्वितीय अवयव का मतलब होता है कि बी के कोई दो अवयव, यानी कि बी के दो अवयव ए के एक अवयव के साथ संबंधित नहीं होने चाहिए। अद्वितीय का मतलब ये होता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब कि दो न होना। क्या होना? जो अ होता है वो नकारात्मक भाव देता है, यानी कि द्वितीय न होना। तो हमारे पास बी के दो अवयव कनेक्ट नहीं होने चाहिए, कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, संबंधित नहीं होने चाहिए किसके? ए के अवयव के साथ। तो अपने पास फलन होगा। अगर द्वितीय अवयव संबंधित है तो ये क्या होगा? फलन नहीं होगा। तो हम लोग इसके लिए कह सकते हैं कि ये क्या है कि फलन है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी लाइन और लिख दूं कि इसे एफ ए टू बी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर फलन को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? देखिए एफ ए टू बी इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई परिभाषा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर कैसे भी बैक जाके नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखिए, आराम से समझ में आएगा, हर एक वर्ड समझ में आएगा। चलिए अब हमें लेना क्या है कि एग्जाम्पल लेने हैं कुछ कि क्या ये फलन है, क्या ये फलन है? नहीं है। मैं ले रहा हूं कि जैसे मैंने ले लिया कि ये एक मान लो समुच्चय ए है जिसका ए बी सी और डी चार अवयव हैं। इसमें मैंने ले लिया बी 1 2 3 और 4, ये भी अवयव हैं। और ये पहला एग्जाम्पल है। क्या है ये? एग्जाम्पल है भैया, इजी लिख दो, EX लिख दो, एक ही बात है। तो हमारे पास प्रश्न कि क्या ये अपने पास जो है फलन है? एफ ए टू बी का एक फलन है। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, उसमें एग्जाम्पल लिखा दूंगा, अभी आपको लिखने नहीं है। देखिए अगर मान लो इसका संबंध इससे हो, इसका संबंध इससे हो, इसका संबंध इससे हो, इसका संबंध इससे हो, पहली कंडीशन तो यह है। दूसरा हम लोग ले रहे हैं कि मान लो कि ये ही है अपने पास, एक तो ए आ गया और एक क्या आ गया? बी आ गया। तो इसमें ए बी सी डी चार अवयव है, इसमें भी 1 2 3 और 4 ये भी है। मान लो कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, 4 से, सॉरी, इसी का संबंध किससे भैया? 4 से है। तो अपने को इसके दो के लिए भी लिखना है कि क्या ये फलन है। इसी प्रकार से अपने को तीसरा एग्जाम्पल लेना है जो क्या अपने पास ए है और समुच्चय क्या है? दूसरा बी है। इसमें ए बी सी और डी ये अपने पास चार अवयव है। इसमें कौन से ले लिए? 1 2 3 4 और एक और ले लिया मैंने 5। अब देखिए मान लो कि इसका संबंध तो इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। इसके लिए भी लिखा कि क्या अपने पास एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो एक फलन है। एक चौथा और ले लेते अपने पास, ये हमने ले लिया चौथा। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय ले लिया मैंने बी, और इसमें मैंने ले लिया क्या कि ए बी सी और डी, और इसमें मैंने ले लिया क्या कि 1 2 3 और 4 और हमने ले लिया 5। देखिए ये जो दोनों हैं ये इससे संबंधित है, ये जो ए का वो सी से संबंधित है, और ये जो अपने पास डी है वो क्या है? इससे संबंधित है। चलिए एक और ले लेते हैं कि ये किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। और चलिए आगे और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें और ले लेते हैं। मान लो ई था और एक और भी था, ए बी सी डी ई, और एक तो ई था और एक मान लो मैंने ले लिया एफ। एफ किससे संबंधित है? 5 से संबंधित है। तो इसके लिए भी हमें लिखना कि क्या ये एक फलन है, एग्जाम्पल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग 4th। अब थोड़ा सा और लेते हैं कि यहां तक तो ठीक था,
अब हमें समझना है इनको कि क्या ये फलन है या नहीं है। देखिए फलन के लिए मैंने दो ही कंडीशन बताई थी कि ए का प्रत्येक अवयव और बी का अद्वितीय अवयव। तो ए का प्रत्येक अवयव, सबसे पहले कंडीशन अपने को ये देखनी है कि ए का प्रत्येक अवयव यूज हो रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। तो दूसरी कंडीशन पे चले जाओ कि अद्वितीय अवयव। अद्वितीय अवयव का मतलब होता है कि इसका जो कोई दो अवयव इसके एक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए इसके हर एक अवयव इसके एक एक अवयव से संबंधित है, इसके दो अवयव एक अवयव से संबंधित नहीं है। अतः अपने पास क्या है, ये एक फलन है। क्या अपने पास ये फलन है, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक फलन है। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी वही कंडीशन होगी कि ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए संबंधित। तो ए का प्रत्येक अवयव काम में हो रहा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन देखिए कि बी का अद्वितीय। बी के अद्वितीय से मतलब है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि बी के दो अवयव ए के एक अवयव के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्ट है तो वो फलन नहीं होगा, और कनेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए पहली कंडीशन तो पहले ही स्टार्टिंग में सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन देखिए क्या बताई थी इसने कि दो अवयव एक के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये एक है वो एक अवयव से है, ये जो दो है ये भी एक अवयव से है, ये तीन है ये भी एक अवयव से है, चार है वो भी क्या है, एक अवयव से है। दैट मींस ये भी क्या है भैया, फलन है। ये भी क्या है, फलन है। अब बात करते हैं आगे की। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी हमें यही देखना है कि क्या ये फलन है। तो इसका देखिए प्रत्येक अवयव काम में आ रहा है, इसका मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, यानी कि बी का अद्वितीय अवयव होना चाहिए। अद्वितीय मतलब बी के दो अवयव कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये एक इससे संबंधित है, ये भी एक ही तो अवयव है ना। वैसे अवयव कौन सा है, ये दो है, लेकिन वैसे है तो एक ही ना। एक अवयव है, ये क्या है, ए से संबंधित है, तीन है वो डी से संबंधित है, चार है वो सी से संबंधित है। यानी कि इसका प्रत्येक भी यूज हो रहा है और इसका अद्वितीय अवयव भी इससे क्या है, कनेक्ट है। इसका मतलब ये फलन है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी पांच रह गया, क्या रह गया, पांच। भैया रहने से कोई मतलब नहीं है अपने को, एक ही मतलब रखना है कि इसमें तो कुछ बचना नहीं चाहिए, इसमें बचे या न बचे इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। तो ये फलन होगा। इस बी में एक ही चीज का ध्यान रखना कि इसके दो अवयव, इसके कोई भी दो अवयव इस ए वाले के एक अवयव के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखिए इसके कोई भी दो अवयव ए के साथ कनेक्ट नहीं है, और इसके दोनों इसके सारे के सारे अवयव यानी कि प्रत्येक अवयव कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये फलन है। अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो इसमें देखिए क्या दे रखा है इसने कि इसमें भी प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए। देखिए ए भी यूज हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, यानी कि सारे के सारे अवयव हैं वो काम में आ रहे हैं। अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक नहीं, बी का अद्वितीय अवयव। अद्वितीय अवयव देखिए एक अवयव एक के साथ कनेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला कि दो जो है दो अवयव के साथ कनेक्ट है। तो यहां देखिए कंफ्यूज हो सकता है आपको, मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारी जो परिभाषा थी वो ये थी कि बी के दो अवयव अगर ए के कोई एक अवयव के साथ कनेक्ट है तो वो क्या होगा, तो दूसरे क्या होगा, वो फलन नहीं होगा। और यदि बी के एक अवयव और ए के दो अवयव के साथ तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, यहाँ ये नीचे वाली कंडीशन है। देखिए जो ए के है, ए के तो देखिए दो अवयव है, ए के दो अवयव है, बी के एक अवयव के साथ कनेक्ट है। बी के किससे कनेक्ट है, एक अवयव के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये फलन होगा। और अगर अपने पास बी के कोई दो अवयव एक के साथ कनेक्ट होते, बी के दो अवयव, बी के अद्वितीय अवयव ना, अद्वितीय मतलब अद्वितीय अवयव कनेक्ट होने चाहिए, अगर दो है तो वो फलन नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये भी हमारे पास एक फलन होगा। दोबारा से देखिए मैंने क्या बताया था कि बी के दो अवयव अगर ए के एक अवयव के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब क्या कि वो फलन नहीं होगा। अगर बी का एक अवयव और ए के दो अवयव के साथ है तो वो क्या होगा, फलन होगा। आपको अच्छे से समझना है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। यहां तक तो हमने चारों की चारों कंडीशन देखी कि चारों के चारों क्या थे, अपने पास फलन थे। आप चाहते हो तो उस परिभाषा के नीचे इन चारों एग्जांपल को उतार लो, ताकि दोबारा जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको सुविधा रहेगी याद करने में भी और समझने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल लेने हैं, सर जी हमें ये तो समझ में आ गया कि ये फलन होते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि हाँ भैया ये फलन होते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि फलन कौन से नहीं होते हैं। ये समझ लिया हमने कि फलन होते हैं,
लेकिन फलन कौन से होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल है, 4 तक एग्जांपल ले लिए थे ना, 5वां एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मान लो कि एक समुच्चय ए है और ये मान लो कि समुच्चय बी है। तो इसमें देखिए मैंने ले लिया ए बी सी और ये डी, और इसमें 1 2 3 और ये 4 ले लिया हमने। हमें देखिए मान लो कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध क्या है, इससे भी है, और इसका संबंध क्या है, इससे भी है, और अपने पास रिजल्ट क्या है बच के 3 और 4 की। तो इसका जो संबंध है, सॉरी इसका 3 का संबंध मान लो कि ए के साथ है, 4 का संबंध मान लो कि सी के साथ है। एक तो अपने पास कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन देखिए, मान लो ये 4 तक एग्जांपल थे, वो मान लो 5वां हो गया। एक और कंडीशन लेते हैं, हमें समझना तो बार बार कंडीशनों को तो यूज करना ही पड़ेगा। ये ए है और ये मान लो कि समुच्चय क्या है, बी है। इसमें ए बी सी और क्या अपने पास डी है। इसमें 1 2 3 4 और 5 है। देखिए मान लो कि ये ए का संबंध इससे है, 2 का और 3 का संबंध किससे भी, सी से है, और इसका संबंध 4 से है, और डी का संबंध किसका है, 5 से है। ये अपने पास एग्जांपल नंबर 6 आ गया। अब इनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से तो फलन होंगे और कौन से फलन नहीं होंगे। अब देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, अगर फलन के बारे में सोचना तो आपके दिमाग में 2 ही बातें आनी चाहिए, और वो 2 बातें हैं कि समुच्चय ए का तो प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए, और समुच्चय बी का क्या होना चाहिए, अद्वितीय अवयव। अद्वितीय का मतलब दोबारा से रिपीट करते हैं कि 2 अवयव किसी एक अवयव के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इसमें देखते हैं पहली कंडीशन की ए का प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए। भैया ए का प्रत्येक अवयव देखिए ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसमें बच गया गुरुजी, क्या हो गया, इसमें बच गया। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो फलन होगा भैया ये वाला फलन नहीं होगा। क्रॉस का मतलब यही है कि ये वाला फलन नहीं होगा। बात करते हैं दूसरे की, जो अपना छठा एग्जांपल है उसमें देखिए कि क्या है। देखिए इसमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है दूसरी कंडीशन की। तो हमें इसमें सोचना है। इसमें क्या सोचना है, पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, तो भैया ए का प्रत्येक अवयव यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है फलन है, और हो सकता है ये फलन नहीं भी हो। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्लियर कर देगी कि ये फलन है या नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अद्वितीय अवयव, यानी कि इसका अद्वितीय अवयव। अद्वितीय का मतलब क्या होता है भैया, अद्वितीय का मतलब आप लोग साइड में लिख भी लेना चाहे कि बी के 2 अवयव अगर ए के एक अवयव के साथ कनेक्ट है तो वो क्या होगा, फलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे हो, देखिए बी के ये वाले, ये दोनों के दोनों जो अवयव हैं, बी के 2 और 3 अवयव हैं, ए वाले के एक अवयव के साथ कनेक्ट है, ए वाले के एक अवयव के साथ कनेक्ट है, अतः ये फलन क्या होगा, ये फलन नहीं हो सकता। तो देखिए भैया आशा करता हूं कि तो फलन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के आपके पर्सनल नंबर पे भेजने की कोशिश करूंगा। चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फलन के बाद अपने पास इसका आता है फलन का प्रांत और परिसर। फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। इसमें से कोई भी आप लोग एग्जांपल लिख लेना उस परिभाषा के नीचे। अगर सारे के सारे लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से याद भी रहेगा, सारे के सारे एग्जांपल भी आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब अपने पास इस फलन में ये टॉपिक आता है क्या, फलन के प्रांत व परिसर। अपने पास टॉपिक आता है क्या, फलन के प्रांत, सह प्रांत व परिसर। सह प्रांत व परिसर ये टॉपिक है, इसमें समझना है। इसमें समझना यह है कि सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं इसके बारे में कि प्रांत व सह प्रांत की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया क्या, प्रांत व सह प्रांत। प्रांत व सह प्रांत ले लिया, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि कोई फलन f निम्न प्रकार परिभाषित हो कि f(a)(b), देखिए लिख रहा हूं, यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f निम्न प्रकार परिभाषित हो कि f(a)(b), तब
समुच्चय, तब समुच्चय ए, तब समुच्चय ए फलन का परांत तथा समुच्चय बी फलन का सहप्रांत कहलाता है। देखिए ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तो प्रांत होता है, क्या सहप्रांत होता है। इसने बताया, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका नीचे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसने बोला कि एक फलन अपने पास f, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि f(a)(b)। चलिए बनाते हैं कि एक फलन दिया गया था, फलन f(a)(b)। तो हमने समुच्चय a बनाया पहले, मान लो ये बना दिया हमने समुच्चय a, जिसका अवयव जो है वो क्या है, a b c। चलिए तीन तीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चार चार ले लो, तीन तीन ले लो, आपकी चॉइस है, कितने भी ले लो। हमने लिया 1 2 और 3। हमारे पास देखिए, चलो चार ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। इसका संबंध मान लो इससे है, इसका संबंध मान लो इससे है, इसका संबंध मान लो इससे है। तो अपने पास क्या आ गया, इसी एग्जांपल का थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं कि फलन के जो परांत होगा वो तो क्या होगा भैया, परांत बराबर क्या होगा, समुच्चय ए लिख सकते हैं बराबर में, और समुच्चय ए क्या है भैया, ए बी और ये सी, ये हो गया इसका परांत। बात करते हैं सहपरांत की, तो जो सहपरांत अपने पास होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा समुच्चय, सॉरी समुच्चय बी होगा। और जो समुच्चय बी के अवयव वो कितने हैं, 1 2 3 और 4। यानी कि एक बात यहां से क्लियर हो जाती है, कौन सी बात, कि अगर कोई फलन f(a)(b) में परिभाषित है तो जो समुच्चय a है, जो पहले वाला समुच्चय है वो तो परांत हो जाएगा, और जो दूसरे वाला समुच्चय है वो क्या हो जाएगा भैया, सहप्रांत हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं, हमारे पास आता है कौन सा, परिसर। परिसर की बात करते हैं, तो अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है बोर्ड पे। अब हम लोग इसको मिटा के आगे थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, आगे अब एग्जांपल लेंगे, उसमें भी तीनों की तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। अब अपने पास आता है क्या, परिसर। अब अपने पास आता क्या, परिसर। तो जब परिसर की परिभाषा देखते हैं ना, तो देखिए यदि कोई फलन f निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो भैया, किस प्रकार परिभाषित हो कि f(a)(b), तब b के उन अवयवों का, तब b के उन अवयवों का समूह बोल दो या समुच्चय बोल दो, एक ही बात है, समुच्चय या समूह है, जो a के अवयव से संबंधित, a के अवयव से संबंधित हैं, परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। देखिए वैसे तो आपको ये जो परिभाषा है कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इन डेफिनेशन के बिना आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या है अपने पास, इसने बोला कि यदि कोई फलन f निम्न प्रकार परिभाषित हो, f(a)(b) परिभाषित हो, कोई दिक्कत नहीं, तो b के उन अवयवों का समुच्चय होगा। परिसर कौन होगा भैया, b के उन अवयवों का समुच्चय। कौन से अवयव का, जो सिर्फ a के साथ कनेक्ट होंगे, जो सिर्फ a के साथ कनेक्ट होंगे। तो हम लोग यहां लेते हैं इसको, देखिए मान लिया कि ये जो है वो समुच्चय क्या है भैया, a है। ये क्या समुच्चय, a, जिसमें हमने ले लिया a b c और d, और ये वाला जो है अपने पास समुच्चय b है, इसमें ले लिया 1 2 3 4 और 5। a का संबंध a से है, b का संबंध मान लो 3 से है, c का संबंध मान लो 2 से है, और d का संबंध मान लो 5 से है। देखिए अब इसमें हमें तीनों की तीनों चीजें लिखनी है। अब हमें क्या लिखना है, इसमें तीनों की तीनों चीजें लिखनी है। तीनों की तीनों चीजें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसके लिए लिखिए परांत, और परांत क्या होगा भैया, समुच्चय a होगा, और समुच्चय a के अवयव कौन कौन से हैं, a b c और d। ये हो गया अपने पास परांत।
अब इसके लिए लिखना अपने को सह प्रांत। जो सह प्रांत होगा वो समुच्चय क्या होगा भैया, बी होगा। वो क्या होगा, समुच्चय बी होगा। और समुच्चय जो बी है वो कौन सा भैया, समुच्चय बी 1 2 3 4 और 5 तक अवयव है। प्रांत भी आ गया और सह प्रांत भी आ गया। अब जो निकल के आता अपना परिसर, उसकी बात करते हैं, वो याद करना अपने को। परिसर में देखिए समुच्चय पूरा नहीं आएगा। परिसर का मतलब था कि बी के उन अवयवों का समुच्चय, बी के उन अवयवों का समुच्चय। जैसे ये अपने पास समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो इस समुच्चय के उन अवयवों का समूह या समुच्चय जो ए के साथ कनेक्ट है, इधर वाले के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो देखिए इसके अवयव का समूह होगा, लेकिन कौन से अवयव होंगे उसमें कि जो ए के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो आप लिखते जाओ, ए के साथ कनेक्ट है, क्या ए के साथ कनेक्ट है भैया, है अपने पास, यानी कि एक उससे जुड़ा हुआ है। 2 भी है ना, है भैया 2 भी। 3 है क्या, 3 भी है सर जी। 4 है क्या, 4 संबंधित नहीं है, 4 संबंधित नहीं है, इसका मतलब 4 नहीं आएगा। 5 है तो 5 आएगा। अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, अंतर भी समझ में आएगा कि प्रांत तो क्या होता है और परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। देखिए प्रांत के लिए आएगा तो पूरा का पूरा ये समुच्चय ए आएगा, और सह प्रांत के लिए पूरा का पूरा समुच्चय बी आएगा। लेकिन जब बात आई परिसर की, जब बात आए परिसर की, तो परिसर में क्या होगा, ये उन अवयवों का समूह होगा जो ए के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन काफी बार होता क्या कि सारे के सारे अवयव आ जाते हैं, जुड़े हुए सारे के सारे आ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सह प्रांत होता है वो ही क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको साइड में दिखाऊं, यहां लिख देता हूं, यह देखिए। अच्छा आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर क्या ये फलन होगा, भैया फलन तो होगा इसमें, क्योंकि इसका तो प्रत्येक अवयव कनेक्ट है। इसमें बचा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, इसमें बचा रहे, इससे कोई मतलब नहीं, इससे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, अद्वितीय अवयव से, तो फलन तो होगा। तो हम लोग इसके लिए दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं वो इस साइड ले रहे हैं। हमने जो एग्जांपल लिया, देखिए मान लो कि ये कोई फलन है fa2b, मान लो कि कोई फलन अपने को दे रखा है, फलन fa2b, ये एग्जांपल है दूसरा लिया, ठीक है, एग्जांपल नंबर दूसरा। तो हमारे पास ये मैंने बना लिया इसका समुच्चय a, ठीक है, ये a वाला समुच्चय है, और ये दूसरा समुच्चय बना लिया हमने क्या, b, ये समुच्चय बना लिया b। इसमें मैंने ले लिया a b c और d, इसका क्या ले लिया 1 2 3 और ये 4, यहां तक हमने ले लिया। अब देखना ये आपको कि मान लो कि A का संबंध 4 से है, D का संबंध इससे है, B का संबंध मान लो इससे है, और C का संबंध मान लो इससे है। तो आपको मैंने पहले बताया था प्रांत क्या होगा, निकाल के देखिए 1 मिनट के लिए आपके लिए, क्या होगा प्रांत, तो वही होगा समुच्चय A होगा, और समुच्चय A कौन सा लिया कि A B C और D, ये हो गया। सह प्रांत की बात करते हैं, सह प्रांत की जब बात आती है तो उसमें क्या आ जाएगा भैया कि समुच्चय बी आ जाएगा, समुच्चय बी आ जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। लेकिन जब अपने पास बात आती है परिसर की, तो अपने को क्या देखना, परिसर में देखिए क्या आएगा, परिसर में आएगा कि बी के वे अवयव आएंगे जो ए के साथ कनेक्ट हो। तो बी के कौन कौन से अवयव, 1 2 3 और 4, यानी कि चारों चारों कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो सह प्रांत है उसका मान भी यही है, परिसर का मान भी यही है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कि सह प्रांत बराबर परिसर, इस फलन के लिए क्या सह प्रांत परिसर के बराबर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफी बार ऐसे भी आता है कि सारे के सारे जो अवयव हैं वो कनेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है। ये अपने पास यहां तक हमने पढ़ लिया कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर पढ़ लिया। अब हम लोग इसके लिए छोटी सी परिभाषा की बात करेंगे जो आपको लिखनी है। जो हमने स्टार्टिंग में जो फलन की परिभाषा पढ़ी थी तो समुच्चय आ रहा था बार बार में, क्या आ रहा था समुच्चय, वो लिखवा देते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना है। मानते हैं कि आपने पहले पढ़ा लेकिन निकल जाता दिमाग से बार बार, अगर हम लोग उसको उठा के नहीं देखते हैं तो उस चीज को नेगलेक्ट करते हैं। हम लोग समुच्चय की परिभाषा लिखते हैं, देखिए समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, आपको छोटी सी परिभाषा लिखाऊंगा उससे ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सुनिश्चित वस्तुओं या संख्याओं या व्यक्तियों के सुनिश्चित व सुपरिभाषित, वस्तुओं संख्याओं या समुच्चय के सुनिश्चित व सुपरिभाषित
समूह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा लिखाई है, आपको याद होनी चाहिए। यानी कि अगर वस्तुओं का समूह है तो वो भी समुच्चय कहलाएगा, लेकिन उसमें संख्या निश्चित होनी चाहिए और वस्तुओं का पता होना चाहिए स्पष्ट तरीके से कि किस चीज की वस्तुएं है। देखिए सुनिश्चित मतलब संख्या निश्चित होनी चाहिए, और सुपरिभाषित का मतलब है कि उन वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए वस्तुएं कौन सी, जैसे किताबों का समूह है या फिर कॉपियों का समूह है या फिर पेनों का समूह है या फिर मोबाइल फोनों का समूह है। इस वर्ड से यही मतलब है सुनिश्चित व सुपरिभाषित से। तो ये भी अपना हो गया समुच्चय। हालांकि पिछली कक्षा का था, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 0 लेवल से पढ़ाना, हर एक बच्चे को समझाना, यही अपना टारगेट है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।